अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसकी एग्जांपल्स जितनी भी थी और बेसिक इंट्रोडक्शन वो कवर कर लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 112 पे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7.3 गिवन है सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, अब सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्योंकि हमने ये पूरा जो चैप्टर है उसकी सारी थ्योरी पढ़ी है, उसके सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं, तो ये वही सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जो हमने थ्योरी के टॉपिक में पढ़ी हैं, अब वही सारे टॉपिक्स आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वाले लेक्चर्स समझने हैं। जब आप वो वाले लेक्चर समझेंगे तब आपको इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स के अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इनटू अ फिक्स नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी? मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत हम अरेंज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये किस चीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है? मैट्रिक्स की। द वर्टिकुलर लाइन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसकी वर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं? तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे पास चाहे मैट्रिक्स ए हो बी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकुलर लाइन के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉलम। तो ये वर्टिकुलर लाइंस के अंदर, ठीक है, कॉलम लिख लें या कॉलम्स लिख लें। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्टिकुलर लाइन के अलावा यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लिखा हो और इस तरीके से लिखा हो द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड रोज, फिर क्योंकि अगर वर्टिकुलर लाइन में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो हम उसको कॉलम कहते हैं, और अगर हॉरिजेंटल इस तरीके से हॉरिजेंटल वे में एलिमेंट्स लिखे हो तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? रोज का। ठीक है, तो आपने याद रखना है वर्टिकुलर लाइन्स को हम कॉलम का नाम देते हैं, और अगर हॉरिजेंटल यहाँ पे लिखा हो तो आपने यहाँ पे रो लिखना है। उसके बाद थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए आई जे वेयर आई रिप्रेजेंट द पोजीशन एलिमेंट इन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये ए का क्या मतलब है? ये हमारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद आई और जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें? आई आपको मैंने बताया था कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है ना, मैंने आपको लिखवा दिया था आर और सी। मैंने आर और सी इसलिए लिखवाया था आपको कि आर से आपको याद रहेगा कि रो, और सी से याद रहेगा कॉलम। अब यहाँ पे वही आर सी की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है? आई और जे, यानी कि आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो भी मैट्रिक्स के बाद पहली वैल्यू लिखी होती है ना, वो रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब यहाँ पे उन्होंने आई जे लिखा हुआ है, मैंने आपको आर सी लिखवाया था, कहीं पे ए बी लिखा होगा, कहीं पे एम एन लिखा होगा, तो ये वेरिएबल वैल्यूज़ लिखी होंगी। तो आपने वेरिएबल वैल्यूज़ पे फोकस नहीं रखना, आपने याद रखना है मैट्रिक्स के बाद जो फर्स्ट पे वैल्यू लिखी होती है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि इस तरीके से कह रहे हैं कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, इस तरीके से आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है। अब इस वैल्यू को उन्होंने यहाँ पे वैल्यू की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आई और लिखा हुआ है जे। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ठीक है, तो इसमें यह है कि उन्होंने आई के बारे में पूछा हुआ है, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोज को। और ये जो सेकंड वैल्यू, जे को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करे, कि यहाँ पे उन्होंने सेकंड वैल्यू का नहीं पूछा हुआ, लेकिन सपोज करें कि अगर वो पूछ ले कि आई, अगर आई किसको रिप्रेजेंट करेगा और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, तब आपने लिखना है कि आई तो रिप्रेजेंट कर देगा रोज को, लेकिन जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डैश मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल होते हैं? तो हमने ये टाइप्स में पढ़ा था कि ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, जितनी रोज होती हैं उतने कॉलम होते हैं। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग डैश रो एंड सेवरल कॉलम। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कितनी रोज होते हैं? सेवरल, और बहुत सारे कॉलम होते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉलम की तो उन्होंने तादाद खुद बता दी है कि कॉलम उसके अंदर सेवरल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, कॉलम की कोई तादाद नहीं है। लेकिन उसके अंदर रो कॉलम के अंदर जो रो होती है वो कितनी होती है? 1। ये हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होती है और कॉलम बेशक जितने मर्जी हो जाएं उसको हम क्या नाम देते हैं? रो मैट्रिक्स।
6 पे हमारे पास लिखा हुआ है इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सपेक्ट द एलिमेंट्स इन द डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं सिवाय किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, उसके बाद 7 में हमारे पास लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इक्वल टू जीरो, द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, रोज़ में भी और कॉलम्स में भी, तो जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब उसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली उसका आंसर जीरो ही आएगा। आप बेशक अपने लिए एक मैट्रिक्स बनाए जिसके अंदर ये इस तरीके से ए के नाम से एक मैट्रिक्स बना लें, उसमें 0 0 0 0 लिख लें। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसको आप सॉल्व करके देखें तो आपका आंसर आएगा 0। बेशक आप 2/2 का मैट्रिक्स ले लें, बेशक आप 3/3 का मैट्रिक्स ले लें, आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसका आप डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करेंगे उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये भी हमारी डन हो गई है। 7 फिलिंग द ब्लैंक्स हमारी डन हो चुकी हैं। अच्छा 8 जो है ना, इसका मैं आपको आंसर नहीं बता सकती क्योंकि इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप करवा रही हूँ। आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, क्या पता आपको इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, अच्छा इसमें एक कन्फ्यूजन है तो मैं ये नहीं करवा रही। उसके बाद 9 में है द डैश कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सोल्यूशन सेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वो कौन सी चीज़ है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन में हेल्प करती है? इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती है ना, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं? लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा। एलिमिनेशन मेथड भी होता है, ग्राफिकल मेथड भी होता है, सब्स्टिट्यूशन विद मैट्रिसेस मेथड भी होता है। तो डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैट्रिसेस के चैप्टर के अंदर ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जा रही है, तो हमने क्या करना है, मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड मेंशन करेंगे? मैट्रिसेस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस मेथड भी आप लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप लिख सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी आप लिख सकते हो, ग्राफिकल मैट्रिसेस मेथड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 9 हमारे पास है, 9 फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये लास्ट हमारे पास है डैश इज अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, रोज़ में भी और कॉलम्स में भी, उसको हम दो नाम देते हैं। एक हम उसको नल मैट्रिसेस भी कहते हैं और एक हम उसको ज़ीरो मैट्रिसेस भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिसेस एक ही बात है। ठीक है, तो चाहे आप नल लिख लें, चाहे आप ज़ीरो लिख लें, चाहे आप दोनों लिख लें। ठीक है, तो यहाँ हमारी एग्जाम्पल नंबर 10 फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 10 भी कंप्लीट हो गई है और सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 113 पे लिखा हुआ है हमारे पास चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये हमारे पास MCQs गिवन है, नीचे डिफरेंट ऑप्शन है और हमने उनमें से बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ ज़ीरो देन मैट्रिक्स ए इज़ नाउन एज। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसका नाम है ए, और अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने से आपके पास आंसर आ रहा है 0, यानी कि ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, आंसर आपका आ गया 0। तो प्रीवियस हमने टॉपिक कवर किए हैं, उसमें हमने देखा था कि जब भी हमारा डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 आता है तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने यहाँ पे टिक कर देना है, यानी कि फर्स्ट का क्या है? सी। डैश इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम, यानी कि वो कौन सा ऑर्डर बनेगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2/2 पढ़ते हैं उसको 2/2 हैं, 3/3 हैं, लेकिन हम उसके दरमियान किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा साइन यूज़ कर रहे होते हैं? मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि m जो है वो रोज़ को शो कर रहा है और n जो है कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, हम किस तरीके से एक मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं? m डिवाइड बाई n से नो, m और n से नो, m माइनस n से नो, m मल्टीप्लाई n से। इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई हैं, पढ़ते हैं बाय हैं, तो m बाय n से। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज़ को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब वो कह रहे हैं 3 हमारे पास है, इन अ कॉलम मैट्रिसेस a इज a i j
कि आपके अंदर आपके पास अगर एक कॉलम मैट्रिसेस है तो उसके अंदर जो ए आई जे है यानी कि उसमें रोज़ कितनी होंगी, कॉलम कितनी होंगी। यहाँ पे ना उन्होंने मतलब साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपसे पूछा हुआ है, यानी कि कॉलम मैट। अब आप मुझे बताएं कि रो मैट्रिसेस के अंदर क्या होता था। रो मैट्रिसेस के अंदर एक रो होती थी, ठीक है, एक रो होती थी और सेवरल कॉलम होते थे। सेवरल कॉलम यानी कि एक से ज़्यादा ग्रेटर देन वन कॉलम होते हैं। अब इसी तरीके से रो मैट्रिसेस ऐसा मैट्रिसेस होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो और सेवरल रोज हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। यानी कि क्या उसकी रोज एक से ज़्यादा होंगी लेकिन जो उसका कॉलम है वो एक से इक्वल होगा, ये ग्रेटर देन है। या उसकी रोज एक होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, उसमें रो एक हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है या ये इक्वल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ना ये बन रहा है क्योंकि उसकी रोज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि उसके अंदर सेवरल रोज हो सकती हैं लेकिन उसका जो कॉलम है वो हमेशा एक ही होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा उसका कॉलम नहीं हो सकता। ये एक कॉलम को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है कि उसका कॉलम एक से ज़्यादा हो सकता है। ये भी शो कर रहा है कि उसका कॉलम एक ही होगा और ये शो कर रहा है कि एक से ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें ये भी है कि उसकी रो भी एक हो, यानी कि कॉलम भी एक हो रो भी एक हो। तो इसके अंदर सेवरल रोज, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें ना तो वो कहते हैं कि कॉलम एक होगा, कॉलम एक ही होगा लेकिन रोज सेवरल हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा हुआ है ये उसकी कॉलम मैट्रिक्स। अब देखें ए इक्वल टू 101 इज। अब ये जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है ये कौन सा है, ये कॉलम मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस। अब यहाँ पे देखें कि इसका कॉलम एक ही है। सी इक्वल टू ये जे इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, कॉलम एक है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे कॉलम एक है लेकिन उसकी जो रोज हैं वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक से ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 एक से ज़्यादा रोज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। 5 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए टी का क्या मतलब होता है, मैट्रिक्स इज ए का अगर आप ट्रांसपोज ले लें, देन दिस इज़ अ डैश मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो उसको हम क्या नाम देंगे। आई थिंक इसका जो है आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इसका आई थिंक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 6 है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ए, यानी कि यह आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने ऑर्डर बताना है। इसमें देखें ऑर्डर कैसे हम बताएंगे, पहले हम इसमें देखते हैं इसमें रोज कितनी है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। तो 3 तो इसमें रोज होगी। कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, 2 इसमें कॉलम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3/2 है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। उसके बाद 7 लिखा हुआ है, इन अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर, कि जो आपका स्केलर मैट्रिसेस है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इसका आंसर है सी, उसकी सारी वैल्यूज सेम होती हैं लेकिन उसमें 1 नहीं होता। एक्सपेक्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें 1 नहीं होगा लेकिन बाकी सारी वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, नल नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर ये बनता है, क्योंकि अगर हम बोथ ए और बी पे करते हैं ना तो वो नल 0 भी हो सकता है। हाँ, इसमें एक्सपेक्ट 1 था ना तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी एंड सी, क्योंकि वो 0 भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं लेकिन उसमें 1 नहीं आ सकता। तो ये इसका आंसर बनेगा डी। 8 है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज ई, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ डैश, कि अगर आप किसी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या बन जाएगा, रो मैट्रिसेस बन जाएगा। अब देखें ये आपके पास कॉलम मैट्रिसेस है 0 0 1, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ये कॉलम है ना, कॉलम का ट्रांसपोज ले लें तो वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रो में। तो जब भी हम कॉलम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रो मैट्रिसेस में। और अगर हम इसी को सेम रिवर्स करें कि अगर हमारे पास रो मैट्रिसेस गिवन है उसका ट्रांसपोज लें तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। 9 है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स इज एज अ, यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में हमने देखा था ना, देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स पेज नंबर 97 पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद 10 है हमारे पास, मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़। मैट्रिक्स ए कब नॉन सिंगुलर होगा, जब का उसका आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो ये कह रहा है कि उसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए या ये। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर है, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। तो ये इक्वल को शो करता है साइन, और ये नॉट इक्वल को शो करता है। अब जो हमारे MCQs हैं उसके भी 10 पॉइंट्स थे और 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा हुआ है ट्रू और फॉल्स हमने देखने, ठीक है। यानी कि MCQs हमारे पास गिवन है और हमने बताना है कि इसमें से ठीक है कि गलत। फर्स्ट है हमारे पास, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स बिलोंगिंग टू सिचुएशन। तो ये ठीक है। इन नल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर ग्रेटर देन ज़ीरो। गलत, ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होती, वो ज़ीरो ही होती हैं। तो फॉल्स पे टिक करेंगे। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसका आंसर भी गलत है, ये हम टॉपिक कर चुके हैं, तो आपने फॉल्स पे टिक करना है। 4 है हमारे पास, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट एज ए कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज एडजॉइंट ए, देन एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू ए कोफैक्टर्स ट्रांसपोज। यानी जो होता है ए का एडजेक्टिव होता है वो इक्वल नहीं होता किस चीज़ के, कि अगर हम ए मैट्रिसेस के कोफैक्टर फाइंड कर लें, उन कोफैक्टर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो उसके इक्वल ये नहीं होता। तो ये जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रू पे टिक करेंगे। अच्छा, 5 हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इक्वल टू ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। एफ पे टिक करेंगे। 6 है हमारे पास, फॉर अ मैट्रिक्स ए टू हैव एन इनवर्स इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये टिक है, 2 पे टिक कर देंगे। 7 है हमारे पास, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल आल्सो बी स्क्वायर एंड द सेम डिमेंशन एज ए। तो ये जो हमारे पास 7 वाला 7 है, इसका आंसर है फॉल्स। ये भी हमने टॉपिक में पढ़ लिया था। 8 है हमारे पास, द ट्रांसपोज, यानी कि एक आपके पास मैट्रिसेस है, उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें ऑफ ए इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग कॉलम एंड रो ऑफ मैट्रिसेस ए। तो ये बिल्कुल ठीक है। हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि रोज़ को कॉलम के साथ एक्सचेंज कर देते हैं और क्या करते हैं, कॉलम को रोज़ में। 9 है हमारे पास, इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो ये गलत है, फॉल्स। और फिर 10 है हमारे पास, इफ़ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम इज़ एडिड टू एन अदर रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ चेंज। तो ये भी हमारे पास गलत है, ठीक है, फॉल्स पे टिक करेंगे। यानी कि जो आपका फर्स्ट है वो टिक है, सेकंड क्रॉस है, थर्ड क्रॉस है, 4 टिक है, 5 क्रॉस है, 6 टिक है, 7 क्रॉस है, 8 टिक है, 9 क्रॉस है और 10 भी क्रॉस है, ठीक है। तो ये आपने आंसर लगा लेना है। यहाँ पे सारे आपको टिक इसलिए शो हो रहे हैं कि फॉल्स। बेशक आप इस तरह करें, फॉल्स पे ना क्रॉस लगा लिया करें, वो ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करने में ना आसानी रहेगी। यहाँ पे आपको इस तरह लग रहा होगा कि हर चीज़ ही ठीक है, लेकिन हर चीज़ ठीक नहीं है। कहीं पे ट्रू है, टी पे टिक किया है तो वो किसको रिप्रेजेंट करे कि ये स्टेटमेंट ठीक है, और जो एफ पे हमने जो टिक किया वो रिप्रेजेंट करे कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो चुका है, इसके भी सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करेंगे, 2 भी कंप्लीट करेंगे और 3 और 4 नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कवर करने, और फिर लास्ट लेक्चर में ये कवर कर लेंगे, ठीक है।